नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का कार्डिनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को ये पता होगा ही कि कोविड-19 की वजह से जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे, उन सभी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने लगे हैं। तो अब जल्द ही 1.5 से 2 महीने में सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमें भी एग्ज़ाम के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का फटाफट रिवीजन, और आज उसका दूसरा सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगरा के ताजमहल को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है 1983 में। दोस्तों, किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और इसके अगर वास्तुकार की बात किया जाए दोस्तों, तो इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दोस्तों, यहीं पर हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि दिल्ली का जो लाल किला है उसके वास्तुकार यही उस्ताद अहमद लाहौरी ही हैं। उसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ही हैं, और किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। तो दोस्तों, ये आप याद रखिए, 1983 में जब ताजमहल को शामिल किया गया था, इसके साथ साथ 3 और राज्यों को शामिल किया गया था, जिसे आइए ट्रिक के साथ जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये एक लोरा नाम की लड़की रहती है जो कि ताजमहल जाने के लिए तरसती है। उसी के आधार पर मैं यहाँ पर ट्रिक बनाया हूँ। आजा लोरा, तुम्हें आगरा का ताजमहल घुमाते हैं। तुम्हें आगरा का ताजमहल घुमाते हैं। तुम तरसो ना, आजा लोरा, तुम्हें आगरा का ताजमहल घुमाते हैं। अब दोस्तों, अब इसमें क्या क्या है ये जरा देखिए। आजा से अजंता की गुफा, और लोरा से इलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, और आगरा से आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, और ताजमहल से ये आगरा का ताजमहल। ये 4 हो गया। अब दोस्तों, किस सन में इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था? तो तरसो, इस तरसो को पकड़िए। तो ये लग रहा है तरसो तिरासी, यानी 1983 में। क्योंकि 1983 में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, 2083 आया नहीं है, और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। तो तरसोना 1983। अब दोस्तों, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर ये आगरा का लाल किला है, तो एक दिल्ली का लाल किला भी तो है। तो दिल्ली का लाल किला ये कब किया गया था यूनेस्को में शामिल? दिल्ली का लाल किला ये दोस्तों 1983 में, ये 2007 में किया गया था। 2007 में किया था, इसे आप याद रख लीजिए। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में है, और एलोरा की गुफा भी ये महाराष्ट्र में है। आगरा का लाल किला, ताजमहल, ये दोनों यूपी में है। अब दोस्तों, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा से आपके माइंड में ये क्लिक आना चाहिए कि एक एलिफेंटा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में ही है। ये एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, उसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? इसे दोस्तों घारापुरी गुफा बोलते हैं। घारापुरी गुफा भी बोलते हैं। 1983 में दोस्तों 4 जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1987।
आप ऐसे याद रखिए 1983 में मैंने 4 जोड़ा था, तो एलिफेंटा की गुफा को कब शामिल किया गया था वो मुझे मिल गया था 1987 में। अब इन दोनों को अगर कभी भूलें तो इन दोनों को रिलेट कर दीजिए कि लास्ट में 7 था। तो दोस्तों हमें 6 स्थलों का स्थल को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में वो पता चल गया। तो यहाँ से आगरा के ताजमहल को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, उसके बाद हम 1983 में ये 4 शामिल किए गए थे, उन्हें जान लिए, और साथ में एलिफेंटा की गुफा और दिल्ली की लाल किला को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। उसी से रिलेटेड ताजमहल के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? ताजमहल के वास्तुकार मैंने बताया ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार यही थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन दोनों को शाहजहां ने ही बनवाया था। अब इंडिया गेट का वास्तुकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है? तो ये एडविन लुटियंस है, और यही एडविन लुटियंस जो वास्तुकार है ये संसद के वास्तुकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। और कब बनवाया था दोस्तों? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व। दोस्तों इसका मतलब जरा सोचिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ये होता है कि 200 ईसा पूर्व से पहले की बात किया जा रहा है। 200 ईसा पूर्व से पहले सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अब सांची का स्तूप ये कहाँ पर है दोस्तों? ये सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में रायसीना जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में है। अब सांची के स्तूप के बारे में ही, ये सांची के स्तूप ये यूनेस्को का दर्जा इसे भी दिया गया है। ये कब हुआ था? 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर अगर यूनेस्को की बात आ रही है और एमपी की बात आई है, तो ये जान लेते हैं एमपी में कितने यूनेस्को स्थल हैं। एमपी में 3 यूनेस्को स्थल हैं। कौन कौन सा है दोस्तों वो भी जान लेते हैं एक ट्रिक की सहायता से। ट्रिक ये है दोस्तों, खजूर बेटा सच में, खजूर बेटा सच में। अब खजूर से दोस्तों क्या हो गया? खजुराहो हो गया, जो कि एमपी में ही है। बेटा से भीमबेटका हो गया, और सच से सांची का स्तूप हो गया, और एम से में से जो है दोस्तों ये एमपी। अब ये पता चल गया कि एमपी में ये 3 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब इसका डेट के बारे में दोस्तों आप बस ये हल्का सा ये जान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 86 + 3 = 89। तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर बोल सकते हैं 1986 बोल सकते हैं। ये अंदाज लगा रहे हैं क्योंकि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में, तभी आप अंदाज लगा पाएंगे। अब ये 1903 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये कब हुआ था? भीमबेटका 2003 में शामिल किया गया था, और ऐसे ये भी ये 1989 में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 10 के आधार पर जनगणना 2011 कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर है, ये 10 के आधार पर ये 14वीं जनगणना है। और 14वीं जनगणना के ही जो आयुक्त हैं, जनगणना आयुक्त,
ये कौन है दोस्तों? ये चंद्रमौली। तो आइए जनगणना के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि जो पहली बार जनगणना हुई थी, अगर पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, ये पहली बार जनगणना ये 1872 में हुआ था भारत में। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जो कि इसके हिसाब से जो 2011 की जनगणना है वो 15वीं है। अब अगर ये पूछा जाए कि दशकीय के आधार पर, दशकीय के आधार पर कब हुआ था? ये 1881, यानी ये प्रत्येक 10 साल बाद ये स्टार्ट हुआ 1881 से। ये किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। और इसलिए 1872 के बाद ये 1881 में हुआ था। इसलिए दोस्तों ये 14वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना? 2011 दशकी के आधार पर। और लॉर्ड रिपन को ही दोस्तों, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसलिए अब दोस्तों, अब 2021 स्टार्ट हो चुका है। अगर जो 2021 की जनगणना होगी वो क्रम के आधार पर पूछा जाए, क्रम के आधार पर कौन सी जनगणना है, तो वो 16वीं होगी। और 16वीं होगी। और अगर दशकी के आधार पर पूछा जाएगा तो वो 15वीं होगी। कौन सी दोस्तों? ये 2021 की जनगणना के बारे में मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर यह भी जानने की जरूरत है, अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो स्वीडन में हुई थी। और दशकी के आधार पर विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ये यूएसए में हुई थी। अब यहाँ पर यह भी बात जान ले, जिस तरीके से आप दशकी आधार पर जनगणना के बारे में जाने कि उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये चंद्रमौली थे। अब यहाँ पर पहली बार जो जनगणना आयुक्त थे, जो 1872 में हुआ था, उसके दोस्तों जनगणना आयुक्त प्लोदन थे। और जो 2021 में होगी उसके जनगणना आयुक्त 2021 विवेक जोशी होंगे। तो यहां पर जान लेते हैं कि क्या क्या था। पहली बार भारतीय जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो पहली बार वाली बात है ये प्लोदन। कब हुआ था दोस्तों? ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? ये चंद्रमौली। जनगणना 2021 के जनगणना आयुक्त कौन होंगे? तो ये विवेक जोशी, स्थानीय स्वशासन के जनक, जिन्होंने 1881 में हटा ही देते हैं अपने आप को, स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन। ये कब हुआ था दोस्तों? ये 10 के आधार पर स्टार्ट हुआ था ये 1881 से। विश्व में पहली बार जनगणना कब हुआ था? ये स्वीडन में हुआ था। और ये यूएसए में कब हुआ था दोस्तों? ये 1790 में। अगर स्वीडन जो हुआ था वो 1749 में। तो जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा उसको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर देख लिए हैं। नेक्स्ट, तेंदुलकर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों, गरीबी से तेंदुलकर समिति संबंधित है। अब गरीबी से ही संबंधित कई समितियां बनाई गई थी समय समय पर, उसके बारे में जान लेते हैं। अब उसके बारे में जानने से पहले थोड़ी सी कहानी सुनिए कि एक बंदा रहता है, वो अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, तो बहुत परेशान हो जाता है मेहनत करते करते। तो वह गया एक साधु बाबा के पास, उससे बोला कि मेरी गरीबी कब दूर होगी, जो मेरा हाथ देखिए। तो
साधु ने देखकर बोला अलख निरंजन। अलख निरंजन बोलकर बोलता है कि तुम एक सचिन की तरह ही एक क्रिकेटर बनोगे। तो बस इतनी थोड़ी सी कहानी याद रखिए। तो जब वो साधु के पास गया तो क्या बोला? अलख निरंजन। क्या बोला? अलख निरंजन। तो अलग से अलग समिति हो गई दोस्तों निरंजन। निरंजन से जरा सोचिए, रंजन राजन आ रहा है, तो ये रंग राजन समिति। अलख निरंजन जा तू सचिन की तरह, तेंदुलकर की तरह तू क्रिकेटर बनेगा। तो यहां पर तेंदुलकर समिति ये हो ही गया। तेंदुलकर समिति, साथ में तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट खेला जाता है वो लकड़ी के बल्ले से खेला जाता है, तो ये लकड़ी से लकड़वाल समिति। लकड़वाल समिति ये दोस्तों ये सभी क्या है? गरीबी से संबंधित है। अलख निरंजन हो गया, अलख निरंजन से अलग समिति, और रंगराजन समिति, और तेंदुलकर समिति हो गया, तेंदुलकर की तरह बनेगा, और लकड़वाल समिति लकड़ी के बल्ले से खेला जाएगा। ये तभी तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अंतिम तक लगे रहिए, आप लोगों को इस क्लास से काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसमें वही सब क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो हमेशा आते रहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यही कब की ही बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में ये किया गया था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और अगर ये पूछा जाए गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों ये किसके गुरु थे? तो ये गांधी जी के ये गुरु थे। अब अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो ये गोविंद रनाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अब दोस्तों सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जरा सोचिए, सर्वेंट्स मींस नौकर, सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब इस सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो भी सदस्य इसमें आते थे, शामिल होते थे, उन्हें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि आजीवन वो देश की सेवा करेंगे, जिसके बदले में उनके घर परिवार वालों को ये 100 रुपए दिया जाता था। उस टाइम की बात है दोस्तों। अब दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये ज्योतिबा फूले ने किया था, और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ये दोस्तों क्या थे? ये एक महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। अब कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों ये एक पत्रिका है, और इसका संपादन जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है न्यू इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों एनी बेसेंट से ही क्वेश्चन ये भी जान लेते हैं। 2 क्वेश्चन ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन ये है कि ये पहली महिला अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ये कब की थी? ये 1917 में ये किए थे। और ये कहां पर दोस्तों? ये कोलकाता अधिवेशन। ये कोलकाता अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कोलकाता अधिवेशन। ये यहाँ क्या कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये कब? ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। और इससे 1 साल पहले आपको ये बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए माइंड में कि 1916 में ये मद्रास होम रूल लीग, जो होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था मद्रास में, होम रूल
लीग की स्थापना या होम रूल आंदोलन की स्थापना ये एनी बेसेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था मद्रास में। तो अब यहीं पर हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि 1916 में भी एक पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। और यहाँ से क्लिक करना चाहिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये हैं, तो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी को देख लेते हैं कि पुणे जो होम रूल लीग, पुणे होम रूल लीग की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। ये बाल गंगाधर तिलक। कहाँ पर? ये पुणे में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये 1916 में ही। अब मद्रास होम रूल लीग की स्थापना ये एनी बेसेंट, आप पढ़े ही पीछे में, एनी बेसेंट। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो ये एनी बेसेंट ही होंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, या ये पूछे दूसरी महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किन्होंने नाम दिया था? ये महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को ये भारत कोकिला का नाम दिया था। अब इनके बारे में एक ये भी चीज जान लेनी चाहिए कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। और कहाँ की राज्यपाल बनी थी दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है ये 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अब इस दिन मनाया जाता है। अब यहाँ टीबी की बात कर लेते हैं। अब टीबी को ही दोस्तों तपेदिक रोग बोलते हैं, इसको यक्ष्मा भी रोग बोलते हैं, और इसे ही क्षय रोग भी बोलते हैं। अब टीबी की बात ये करते हैं, ये तो नाम हो गया, इसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। और ये टीबी ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जो वाहक है, यानी किस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये होता है। इससे प्रभावित जो अंग होता है वो कौन सा होता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब इसमें ये भी बात जानिए कि इसकी वैक्सीन, जो टीका है उसका नाम क्या है? उस टीके का नाम है दोस्तों बीसीजी टीका। अब बीसीजी टीका का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं दोस्तों। बैसिलस सी से कालमेट और जी से ग्यूरिन। अब ये जो वैक्सीन ये बनाया गया, किसके द्वारा ये खोज किया गया था? आविष्कारक कौन है दोस्तों? अब ये जो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है, जो वैक्सीन का टीका का नाम दिया गया है, इसी में आविष्कारक का नाम शामिल है। तो ये दोस्तों कालमेट है, तो कालमेट से नाम हो गया लियोन कालमेट। और ग्यूरिन दूसरे साइंटिस्ट, ये पहले साइंटिस्ट, ये दूसरे साइंटिस्ट। तो जो ग्यूरिन थे, इनका
नाम था कैमिल ग्यूरिन। तो यहाँ पर इससे बात जान लीजिए। अब दोस्तों रोग से संबंधित कई क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि ये किस किस दिवस पड़ता है, तो एक साथ ही ये देख लेते हैं। दोस्तों टीबी दिवस, ये टीबी दिवस कब होता है? ये 24 मार्च को। मलेरिया दिवस, मलेरिया दिवस ये इसमें एक दिन जोड़ दीजिए और इसमें एक माह जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल को। पोलियो दिवस को याद रखने के लिए ये सोचिए कि जिस दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था उसी दिन यानी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस ये 14 नवंबर को। अब टीबी दिवस किससे होता है? आप लोग देख लिए कि ये टीबी जो रोग होती है किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा। पोलियो ये वायरस के द्वारा होता है। और डायबिटीज जो होता है जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने से होता है। दोस्तों क्लास में अंतिम तक मेरे साथ बने रहिए, आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ हमें इस क्लास से काफी कुछ मिल रहा है। जोंग या गोरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, ये किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहीं पर जलप्रपात के बारे में क्यों न पूरा बात कर लिया जाए। तो आइए जलप्रपात के बारे में यहाँ पर पूरा बात ही कर लेते हैं। मैप बनाकर मैप की सहायता से यहाँ मैप दोस्तों अच्छे से नहीं बन पाया है, फिर भी आप लोग ये समझ जाइए कि अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन था जोंग गोरसोपा या महात्मा गांधी सागर जलप्रपात, उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है गोवा, गोवा और ये महाराष्ट्र और यहाँ पर केरल। अब यहीं पर नदी है शरावती नदी, कर्नाटक पड़ता है दोस्तों, ये शरावती नदी है। और यहीं पर उसके नीचे एक वराही नदी है, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं मैं। ये शरावती नदी हो गया और ये वराही नदी हो गया। और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में एक नदी जाकर गिरता है, ये है कि कावेरी नदी, कावेरी नदी। इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन तो पक्का याद रखना पड़ेगा कि एक जो जलप्रपात है शरावती नदी पर, ये जोंग जलप्रपात है जिसे महात्मा गांधी सागर जलप्रपात भी बोलते हैं और गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं। और वराही नदी पर ये कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल जलप्रपात है। और कावेरी नदी पर यहाँ कर्नाटक में ही जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। और यहाँ पर तमिलनाडु में स्टेनले जलप्रपात। और दोस्तों यहीं पर एक मांडवी नदी है, मांडवी नदी गोवा में, यहाँ पर दोस्तों है दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात। अब इस क्वेश्चन से हमें ये चारों पांचों याद रखने ही पड़ेंगे। अब इसके अलावा सारे जलप्रपात तुरंत यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी फ्लो होती हुई जो अरब सागर में जाकर गिरती है, यहाँ पर 2 है, एक
कपिलधारा जलप्रपात और एक धुआंधार जलप्रपात। ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये नर्मदा नदी है। तो एक नदी के बारे में दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान में एक नदी बहती है चंबल नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं चंबल नदी। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक गोदावरी नदी फ्लो होती है, जो कि छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती नदी इसकी सहायक नदी है। तो इसका बता रहा हूँ, ये क्या है? ये इंद्रावती नदी है। अब झारखंड में एक बहती है, ये स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी है। अब जान लेते हैं कि चंबल नदी पर दोस्तों कौन सा ये जलप्रपात है? ये चुलिया जलप्रपात है। और ये इंद्रावती नदी पर दोस्तों ये कौन सा जलप्रपात है? ये चित्रकूट जलप्रपात। क्या है दोस्तों? चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे दोस्तों एशिया का नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है। एशिया का नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों ये नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। और ये नियाग्रा का मतलब होता है घोड़े के नाल का आकार जो इस टाइप से होता है, इस टाइप से ये नियाग्रा जलप्रपात है, चित्रकूट का जलप्रपात। और फिर यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है, इसे बोलते हैं हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात। ऐसे ही मेघालय में, जो कि दोनों के दोनों एग्जाम ये हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था, एक ये काइंडरेम जलप्रपात और दूसरा नोहकाली काई जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पर ये सारे जलप्रपात को भी हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए अपने आप को। चुलिया जलप्रपात, ये बिल्कुल इस तरीके से ये सीरियल वाइज नीचे से आया है दोस्तों। ये चुलिया जलप्रपात नीचे से कहने का मतलब ये जो आप मैप ये देखे हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक जाएंगे। इस हिसाब से हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे। तो चुलिया जलप्रपात ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। ये चंबल नदी पर है। कहाँ पर? राजस्थान में। ऐसे ही धुआंधार कपिलधारा जलप्रपात ये कहाँ है? ये किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ये एमपी में है। दूधसागर जलप्रपात ये गोवा में है, मांडवी नदी पर। कहाँ पर है? गोवा में। सेतु समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। और किसमें, कहाँ पर दोस्तों? किसमें? ये कर्नाटक में है। ऐसे स्टेनले जलप्रपात ये भी कावेरी नदी पर ही है, लेकिन ये कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु में। चित्रकूट जलप्रपात जिसे नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में। और ये इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़। और ये हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में पड़ता है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये झारखंड में। ये स्वर्णरेखा नदी पर। साथ में नोहकाली खाई और काइंडरेम जलप्रपात ये मेघालय के जलप्रपात है। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में एशिया का नियाग्रा जलप्रपात, इसे आप ये देखिए, ये चित्रकूट जलप्रपात जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में। और ये किस नदी पर? ये इंद्रावती नदी पर। ये दोस्तों ये नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ? ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, कनाडा की सीमा पर। और किस नदी पर है? ये यहीं एक सेंट लॉरेंस नदी फ्लो होती है, उसी नदी पर है। दोस्तों हमने एक बात ये बताना भूल गया कि जो ये
दूध सागर जुंग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। ये सीधा गिरने वाला जलप्रपात है, सीधा गिरने वाला जलप्रपात है ये जुंग जलप्रपात। जबकि अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये कुचकल जलप्रपात हो गया। अब ऐसे ही अगर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा तो ये वेनेजुएला में एक चीज है, एंजिल जलप्रपात है। ये कहां पर है दोस्तों? ये वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका की बिल्कुल उत्तर की तरफ है ये वेनेजुएला। अगर भारत का मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो ये कुचिकल जलप्रपात हो गया। अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा सीधा, भारत का सबसे ऊंचा सीधी ढाल वाली जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो यहां पर आप नाम देंगे जोंग जलप्रपात। दोस्तों टाइम काफी हो गया, इससे काफी अब इसके बाद क्लास लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।